हेलो एवरीवन। तो यार यूपी का राउंड 2 खत्म हो चुका है और अपग्रेडेशन राउंड की रिपोर्टिंग चल रही है। और इस राउंड में यार बड़ी गड़बड़ी हुई। बच्चों का कहना है कि सर स्कैम हुआ है और आप उस पर वीडियो नहीं बना रहे हो। तो ये वीडियो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर आप डर गए हैं, कोई कह रहा है कि सर का क्या यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल डिलीट करवाना चाहते हो और स्कैम चल रहा है। बच्चों का कहना है कि अलॉटमेंट गलत आई हुई है। यार नो डाउट इस बात से मैं भी सहमत हूँ। कुछ चीज़ों में आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना, वो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्चुअल में यार गड़बड़ी हुई थी। पहला इस पे अब न्यूज़ पे भी आया था कि भाई हैकर्स ने कुछ चॉइस फिलिंग चेंज कर दी। ये प्रैक्टिकली देखो इम्पॉसिबल है, बिकॉज NIC कंडक्ट करा रही थी। अब अगर NIC का डेटा अगर हैक हो जाएगा, है ना, तो फिर मुझे लगता है कि काउंसलिंग कौन कराएगा, और ये मतलब इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो डेटा किसी ने शेयर तो किया है ना, कॉलेजेस को, तभी चॉइस फिलिंग चेंज हुई थी। अब सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्कैम। तो हो क्या रहा था कि बच्चे ने राउंड 1 में अलॉटमेंट ले ली थी। अब उसमें हो सकता है उसको अपग्रेडेशन में अलॉट हुआ हो सकता है नॉर्मल राउंड में अलॉट हुआ था, बट जो भी इस तरह के स्टूडेंट थे वो राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल थे। FIR कॉपी वगैरह भी वायरल हो रही थी, कुछ बच्चों की आई थी हमारे पास में। दिव्य ज्योति के 2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। अब हो क्या रहा था, हाँ, तो यहाँ पर हर एक बच्चा चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल था। तो जैसे किसी भी एक एक्स पर्सन के पास में बच्चे के क्रेडेंशियल थे जिसमें अलॉटेड था, उसने चॉइस फिलिंग चुपचाप चेंज कर दी और उसको नया कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब जिसने चॉइस फिलिंग चेंज हुई और उसने चेक कर लिया होगा, बिकॉज 2 दिन काउंसलिंग बीच में पॉज हुई थी। अब जिसने चेक कर लिया था तो उसने ईमेल वगैरह किया था बोर्ड को, तो उसकी चॉइस फिलिंग स्टॉप हो गई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, किसी ने चेंज कर दिया, उनको नया कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल दिया गया, अलॉटमेंट भी आ गई, और अलॉटमेंट आने के बाद में उसने फिर तब तक उसको पता चला, उसने चेक किया, उसको अलॉट हुआ है SRS आगरा या इस तरह से। मतलब मेजोरिटी ये एक कॉलेज है जिसमें मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का ये कमेंट आया था। अगर किसी और के साथ में ऐसा हुआ है और वो इन चीज़ों में फंस गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और किस कॉलेज में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो यार अब बच्चों के लॉगिन ID पासवर्ड आए कहाँ पर किसी के पास में। जैसे हमारी टीम काउंसलिंग करती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, मुझे दे देते हैं कि सर आपकी जो टीम है मैं उनसे काउंसलिंग की हेल्प ले रहा हूँ। तो एक तो एक्सेस करने का ये तरीका होगा कि यूजर के साइट से डेटा को मिल गया या किसी के पास डेटा था। बहुत सारे मार्केट में एजेंट्स ब्रोकर्स वर्किंग करते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है आपने कैफे से फॉर्म फिल कराया, उनके पास भी यूजर बेस रहता है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ चॉइस फिलिंग करते समय चॉइस अपनी लॉक करो सेल्फ, है ना, और पासवर्ड भी चेंज कर दिया करो, ठीक है। हालांकि इस पर थोड़ा सा मैं बोर्ड को बोलूँगा वो इस पर OTP ऑथेंटिकेशन का दे दे कि बच्चे के नंबर पर OTP जाए। और मतलब यार इस तरह की ढेरों समस्याएं हैं, मतलब बहुत तरीके हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, पहला पॉइंट कि जिसने भी किया है उसके पास में लॉगिन ID पासवर्ड था और उसने नॉर्मली लॉगिन किया हुआ है, कुछ भी हैक नहीं हुआ है। दूसरा, या किसी ब्रोकर ने ज़बरदस्ती जिस कॉलेज में उसको इंसेंटिव मिल रहा होगा उसने वो डाल दिया है, ब्रोकर ने, एजेंट्स ने, है ना, बच्चे डरे हुए थे, ठीक है ना। और मतलब बहुत सारी और भी एजेंसीज़ हैं। जैसे बच्चों का ये भी आया कि सर हम कहीं से काउंसलिंग करा रहे थे तो उन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपनी डाल रखी थी ताकि बच्चा अगर पासवर्ड फॉरवर्ड भी करे तो उनके पास में जाए। तो एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर के लिए मैं फिर से बता दूं कि ईमेल ID और मोबाइल नंबर तो हमेशा आपका ही होना चाहिए जिसकी काउंसलिंग हो रही है। आप उनको बोलो कि भाई आप किसी और का मत डालो, हम अपना ही डालेंगे, या मैं तो पूरा लाइव करके दिखाता हूँ किस तरह से काउंसलिंग करनी होती है, वहाँ से सीखा करो। ठीक कुछ तरीके थे जिस वजह से अलॉटमेंट गड़बड़ी हुई। बच्चों का कहना था सीट अलॉटमेंट कुछ और वैकेंट और दिखा रहा था, अलॉटमेंट कुछ और आई है, और फिर भी सीट थी और अलॉटमेंट नहीं मिली है। इस पे क्या कहेंगे सर। NOC कॉलेज वाला नहीं दे रहा था, डरा रहा था कि भैया हम फीस नहीं देंगे। तो देखो ये तो देखो चलता रहेगा। और इसमें काउंसलिंग सिस्टम को मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि जैसे MBBS में क्या होता है, इन्होंने MBBS को कॉपी करने की तो पूरी कोशिश की है। जैसे अब इसमें 2-3 तरीके हैं जो मुझे लग रहा है कि इसके सॉल्यूशंस हैं। जैसे राउंड 1 में अलॉटमेंट आ गई, अब बच्चा ये राउंड 2 में जाकर पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, और वो न्यू अलॉटमेंट लेना चाहता है, ठीक है।
अब इसके लिए तो उसने ऑलरेडी 50,000 का डिपॉजिट तो दे रखा है। अब जो नॉर्मली जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है, जैसे जोसा काउंसलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, अलॉटमेंट हुआ, सिक्योरिटी अमाउंट बच्चे का पेड है, तो वो सेकेंड राउंड भी सेम अलॉटमेंट में कर सकता है। बीच में उसको कोई भी ट्यूशन फी नहीं सबमिट करनी होती है, ना ही रिपोर्टिंग करनी होती है। वो भी काउंसलिंग NIC ही कंडक्ट कराता है। तो ऐसा नहीं इनके पास में रूलिंग नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, कॉलेज से भाई लाख रुपए लिया भी जाता है काउंसलिंग में, तो वो खर्चे कहाँ से आप मैनेज करोगे, कहाँ से दिखाओगे। तो ये प्रोसेस मुझे तो हालांकि समझ में नहीं आता, और फिजिकल रिपोर्टिंग का मुझे आज तक नहीं पता चला कि यार क्यों कराते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग। IITs की भी काउंसलिंग होती है, उसमें कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसको भी पूरा ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, तो इट इज़ बेटर। और MBBS की भी काउंसलिंग होती है, उसमें भी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, वो अलॉटेड कॉलेज में होती है, कहीं पे भी एक किसी नोडल सेंटर में नहीं होता है। ये सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे स्टेट को ये झमेलेबाजी है, ठीक है। तो ट्यूशन फी की बात होगी, है ना, रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है, और वो नॉर्मली इसी 50,000 अलॉटमेंट में कोई एक कॉलेज टू भी अलॉट हो जाता है। तो होता क्या है, ये अमाउंट तो कॉलेज के एजेंसी के पास में रहता है, ये जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, मतलब बोर्ड के पास में होगा, काउंसलिंग बोर्ड के पास, काउंसलिंग बोर्ड के पास में 50,000 होगा, और वो 50,000 उसी अलॉटेड कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पहली तो समस्या ये, जो 50,000 जो हमारा 4 महीने के बाद आता है, वो समस्या सॉल्व है ना। 4 महीने तो हमारे मतलब रिफंड आने में चले जाते हैं, कभी रिफंड आता है, कभी नहीं आता है, एक तो भाई है, ठीक है, पहली समस्या। दूसरी, ट्यूशन फी हम बीच में जो फंसा देते हैं, पहला जो हमको कॉलेज मिला था वो हमको पसंद नहीं आया, फिर हमको दूसरा अलॉट हो गया, तो पहला वाला हमको फीस नहीं दे रहा, कभी NOC नहीं दे रहा है, तो बीच में कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो बीच में गवर्नमेंट ने एजेंसी को दिया है कि इतने सारे कॉलेज को अपने सिस्टम में मेंटेन करके करे। तो ये मुझे लग रहा है आउटडेटेड प्रोसेस है, थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, रिक्वेस्ट है यार कि इसको अपडेट करें। तीसरा पॉइंट, फिजिकल रिपोर्टिंग जो फाइनली अलॉटेड कॉलेज हो वहाँ पर होना चाहिए, नोडल सेंटर पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि एक तो 50,000 उसका जो नया कॉलेज था उसमें उसका एडजस्ट भी हो जाता है, और वो डायरेक्टली कॉलेज के पास चला जाता है। तो एक तो 50,000 का झंझट खत्म। दूसरा, एक चीज़ और बड़ा, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट को एक बड़ा स्कैम, कोई कॉलेज 50,000 रुपये ले रहा है, कोई 0 रुपये ले रहा है ना, कोई ले ही नहीं रहा है, और कोई यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए ले रही है, कोई 2 लाख रुपए ले रहा है, किसी ने पैकेज बना रखा है। तो भाई जैसे MBBS में कॉलेज का फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, हॉस्टल फीस और जो मिसलेनियस चार्जेस डिसाइड होते हैं कॉलेज के साइड से उसमें मीटिंग में, तो सेम आप भी एक पूरा PDF निकालो यार, किसने मना किया हुआ है। अब ऐसे क्या है, कोई 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देना है, वो जिस बच्चे से वो चाह रहा था कि बच्चा हमारे यहाँ पे आ जाए, उसने उसको पैकेज दिया था कॉलेज वाले ने, और वो पैकेज में तो उसका नुकसान हो गया, तो वो भरपाई किसको कर रहा है, वो किसी एक नए बच्चे को, अलॉटमेंट वाले को कर रहा है। तो ये एक फियर वाला प्रोसेस हो जाता है। तो यार ये सजेशन था, मुझे लग रहा है कि आप ये वीडियो अगर कोई बच्चा भेजता है तो होप सो इस पर नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट मिलेगा। बट थैंक यू सो मच, मतलब थैंकफुल हूँ यार मैं आयुष काउंसलिंग बोर्ड का कि पिछले 2 सालों में उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। अब कट ऑफ रिलीज करने लगे हैं, वैकेंसी दिखाने लगे हैं, और प्रोसेस काफ़ी कुछ उन्होंने फेयर किया है। पहले तो बहुत सारा स्कैम हो ही चुका है, सबको मालूम है। हाँ, कुछ सजेशंस थे, होप सो आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज OTP ऑथेंटिकेशन का भी MBBS में दे रखा है। तो जब बच्चा चॉइस प्लिंग लॉक करे तो बच्चे के पास में OTP जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा अपना चॉइस प्लिंग देखेगा ना कि हम लॉक कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ऐसे पता कैसे चलेगा। और इतना सारा जब हम कॉलेज से पैसा ले रहे हैं, ये बच्चा पे कर रहा है, तो ये फिर मुझे लग रहा है प्रोवाइड करना चाहिए, और इतना ज़्यादा कॉस्टली ये सब होता नहीं है। वैकेंट सीट 6 थी सर, अलॉटमेंट 8 आई हुई है। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या हो रहा है कि 2 बच्चे ऐसे होंगे उस कॉलेज के जो सीट को अपग्रेड कर गए थे, है ना। तो उसने सेम राउंड में, जैसे राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में ही उसने अपग्रेड कर दिया था किसी और कॉलेज के लिए। तो पुरानी वहाँ पर 2 बच्चों की सीट कैंसिल हो गई, तो नए बच्चों की 8 नई अलॉटमेंट आएंगी। ये थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो रहे थे। रिमेन्स अभी वैकेंट सीट और आएंगी, और भी आगे बहुत सारे वैकेंसीज रहेंगी। मॉपअप राउंड में आप अच्छे से काउंसलिंग करो, अभी और भी अलॉटमेंट मिलेंगी, डोंट वरी। एक रिक्वेस्ट है भाई UP आयुष कमेटी से राउंड 3 के लिए कि प्रोसेस को थोड़ा सा और फेयर करें, है ना, और तो ताकि बच्चे अच्छे से काउंसलिंग कर पाए, जो भी टाइम और अपडेट हो वो मतलब समय पर मिल जाए सारे बच्चों को।
और होप सो जितने मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ तो हम स्कैम नहीं होने देंगे। जिन बच्चों का हुआ था उनकी मैंने फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस करा के ओके कर दिया था, तो यूपीआई उसने एक्सेप्ट भी करके उसका काउंसलिंग आगे के लिए फॉरवर्ड करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि भाई अब बच्चा जो है जो मिला है उससे सेटिस्फाइड है। तो वीडियो आज की यहीं तक। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इस वीडियो को शेयर करो। और सर कभी डरते नहीं हैं और जो इस तरह के स्कैम होता है उसको लेकर ज़रूर वीडियो बनाते हैं।